लेकिन उन्हें उतने में ही संतुष्ट होना पड़ेगा जितनी उनकी जरूरत है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं है, वहां पर पेच फंसा हुआ है। दलों की संख्या ज्यादा है और सीटों के दलदल में तमाम नेता उलझे हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जुबानी जंग भी चरम पर है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। बिहार में कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां बिहार चुनाव में पूरा दमखम दिखा रही हैं। बिहार की अस्मिता, मां का सम्मान, बिहार की बीड़ी से तुलना, न जाने कितने बेवजह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं जिनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच महागठबंधन और एनडीए में सीटों की शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। राहुल गांधी की हालिया वोटर अधिकार यात्रा के बाद महागठबंधन में सीटों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। महागठबंधन के पार्टियों की अगर बात करें तो इसमें आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी, जेएमएम, एलजेपी शामिल हैं। शनिवार को ही महागठबंधन में जेएमएम के शामिल होने का ऐलान किया गया, यानी बिहार की 243 सीटों का महागठबंधन के 8 दलों के बीच बंटवारा होगा। हर दल अधिक से अधिक सीटों की उम्मीद लगाए हुए है। अगर सीटों पर मंथन की बात करें तो 12 सीटें जेएमएम मांग रही है, लेकिन उसे 7 से 8 सीटें मिलने की चर्चा है। 2 से 3 सीटें एलजेपी पारस गुट को मिल सकती हैं। वीआईपी 50 सीटें मांग रही है, लेकिन 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। सबसे बड़ा पेच कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर फंस सकता है। महागठबंधन में सीटों का हिसाब किताब भी हो जाता है तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर एकमत होना आसान नहीं होगा। गाहे बगाहे तेजस्वी इशारों में खुद को सीएम कैंडिडेट बता चुके हैं। ऐसे में सीएम उम्मीदवार पर कांग्रेस का रुख क्या होगा, ये अलग मुद्दा है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में 2 दशक बाद फिर से लालू के जंगल राज की वापसी की आशंका जताई जा रही है। एनडीए का कहना है कि महागठबंधन के जीतने का मतलब बिहार में लालू के गुंडा राज का लौटना। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चेहरे हैं, इसलिए महागठबंधन का चुनाव जीतना इतना भी आसान नहीं होने जा रहा। एनडीए 2025 में जीत का सिलसिला बनाए रखना चाहती है। बीजेपी, जेडीयू समेत एनडीए के घटक दल जोर शोर से जुटे हैं, लेकिन सीटों को लेकर पेच एनडीए में भी उलझा हुआ है। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के चलते ये पेच फंसा है। वजह है 40 से 50 सीटों पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। इतनी ही सीटें जीतन राम मांझी को भी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की भी पटना में शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश रही, जबकि 4 से 5 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जा सकती हैं। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम लीग को लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में दल सदस्य होने के बाद भी मान्यता प्राप्त दल के रूप में स्थापित नहीं है। इसीलिए जीतन राम मांझी विधानसभा चुनाव में 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। हम वहाँ जनमानस में हैं। जनमानस के लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहां पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहां करवा लेंगे। मनचाही सीटें नहीं मिलने पर जीतन राम मांझी की पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। ये इशारा मांझी ने अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है। हालांकि बाद में वो अपने इस बयान पर सफाई भी देते हुए दिखे। देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्राएं करते हैं हम लोग। तो लास्ट मैंने 20 में 62 चुनाव मीटिंग किया था। तो 62 चुनाव मीटिंग क्या अपने क्षेत्र में किया था, सब जगह किया था।
उसी प्रकार से सबको कहा कि सब जगह हम लड़ना होगा, इसलिए आप लोग तैयार हैं। मनमाफिक सीटें नहीं मिलने पर चिराग पासवान भी अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, इसका ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं। उधर जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर सीधा हमला बोला है और उनका कहना है कि उनका चाल और चरित्र हम 2020 से जानते हैं, इसलिए उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा। हालांकि उन्होंने बिहार और भारत को मजबूत करने के लिए मिलकर एनडीए को मजबूत करने की बात भी कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी छोटे दलों को नाराज करने से बचना चाहती है ताकि एनडीए की मजबूती बरकरार रहे। बीजेपी गठबंधन को एकजुट रखने के लिए संतुलित फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। एनडीए में सीटों पर मोदी के हनुमान चिराग मान जाएंगे। आरजेडी पर लालू कार्यकाल के जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है। तेजस्वी क्या उससे पार पा पाएंगे? बिहार चुनाव में मोदी नीतीश एनडीए का चेहरा होंगे और महागठबंधन के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? ये तमाम देश के सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता एसएन सिंह, प्रोफेसर सूरज मंडल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके साथ साथ सारिका पासवान है जो कि प्रवक्ता आरजेडी के हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। एसएन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह साहब, विधानसभा चुनाव होता है, उत्साह होता है, मुद्दे तैर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सरदर्द है वो सीटों का होता है। क्या इस बार एनडीए में सीटों को लेकर कोई सरदर्द की स्थिति है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यहां पर मांझी भी आपके साथ है, चिराग पासवान भी आपके साथ है और बीजेपी जेडीयू में बहुत ज्यादा मारामारी नहीं है। उनकी स्थिति करीब करीब तय है कि भैया जितनी सीटों पर तुम लड़ रहे हो उतनी सीटों पर हम लड़ रहे हैं। लेकिन मांझी कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि सभी सीटों पर चुनाव लड़िए, और उधर चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि साहब सीटें तो 40 चाहिए वरना फिर 243 पर लड़ा जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि मनोज जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत सारे चुनाव को कवर किए हैं। चुनाव के समय में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बातों को कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ, पूर्णता के साथ चुनाव लड़ती है। आप देखे होंगे अभी 2024 आवाज किसकी आ रही है? नहीं, आप बोलिए, मुझे लगता है अभी आप देखे होंगे 2024 का जो आम चुनाव हो रहा था उसके संदर्भ में एक चर्चा करूंगा जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तरफ एनडीए लड़ रहा था, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस लड़ रहा था। एनडीए अपने सहयोगियों के साथ संपूर्णता के भाव से लड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि पश्चिम बंगाल में जैसे इंडिया अलायंस के लोग लड़ रहे थे कि भाई ममता बनर्जी बाकी जगह पे सपोर्ट करेंगी, पश्चिम बंगाल में विरोध करेंगी। इसी तरह लेफ्ट जो है वो केरल में विरोध कर रहा था और बाकी जगह एक हो रहा था। आम आदमी पार्टी दिल्ली में विरोध कर रही थी, बाकी जगह एक हो रही थी। तो ये सारी चीजें ऐसे जगह पे होती हैं जहां विचारों में मतभेद होता है, जहां कॉमन मिनिमम एजेंडा बन नहीं पाता है। भारतीय जनता पार्टी का आप देखे होंगे पहले भी कि अगर हम बिहार का चुनाव पहली बार भी लड़े और वहां हम ज्यादा सीट भी पाते हैं, तब भी अपने सहयोगियों को सराखों पे बैठाते हैं। इस नाते मुझे लगता है कि एनडीए में किसी भी तरह का कोई मतैक्य नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हम बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए पद नहीं, कुर्सी नहीं, अंक मायने रखता है कि कैसे एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार बने। और आज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का जिस तरह से एनडीए के समय विकास हुआ है उसको प्रदेश की जनता ने सराखों पर उठाया है, बैठाया है। इस नाते 20 साल से वहां पे एनडीए की सरकार चल रही है। तीसरी बात आपने कहा, सभी राजनीतिक पार्टियों का अपना निहित एजेंडा होता है, उसके तहत वो दूसरी पार्टियों से मांग करती हैं। परिवार में भी बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में, एक छोटा भाई बड़े भाई से कुछ कहता, बड़े भाई छोटे भाई से कुछ कहता, इसको विवाद नहीं कहेंगे। लेकिन कांग्रेस में विवाद जरूर दिख रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो बीजेपी और जेडीयू एनडीए में बड़ी पार्टी है, दोनों एक दूसरे को सहयोग देने के लिए तैयार है। एलजेपी हमेशा आप देखेंगे, चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम जो है मोदी जी के हनुमान हैं। आप देखेंगे जीतन राम हनुमान फिर 243 सीटों पर लड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं, देखिए कि जीतन राम मांझी जी सहयोगी के तौर पे वो भारत सरकार में मंत्री हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह का बयान दूसरे पक्ष से आ रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस दो बड़े दल हैं और दोनों तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका कामा
मिनिमम एजेंडा क्या है, उनके विचार क्या है। तो निश्चित तौर पे ये सारा विरोधाभास मुझे लगता है विरोधी खेमे में दिखेगा, न कि एनडीए पूछ में। लेते हैं विरोधी खेमा भी साथ ही में बैठा है, प्रोफेसर सूरज मंडल हैं जो कि कांग्रेस के हैं। सूरज मंडल साहब, कोई तकलीफ तो नहीं है महागठबंधन में, क्योंकि इस बार कांग्रेस और सीपीआई एमएल दोनों ज्यादा सीटें मांग रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही एक अच्छे सौहार्दपूर्ण ढंग से जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो सीटों की बात आप बाहर में चर्चा भी नहीं सुन रहे हैं। हमारे साथी सिंह साहब ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने दिलचस्प बातें कही, बड़े भाई छोटे भाई। अब ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन बड़ा भाई है छोटा। अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज साहब ने कहा था कि हम लोग जुड़वा, अब बाद में आएगा सौतेला भाई। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि हनुमान है चिराग पासवान, तो हनुमान को तो अधिक शेर चाहिए, वो बजाबता एकदम पर्वत को उठाने के लिए तैयार है। तो यहाँ तो बड़ी मारामारी है, और जो खुले तौर पर चिराग पासवान ने घोषणा कर दी कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, ऐसी स्थिति क्या आपने सुना है इंडिया गठबंधन के बारे में? हमारे यहाँ बहुत ही एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो सीटों का जो चयन भी है, और जो चुनावी रणनीति और चुनावी सभाएं हैं और जो विचार है, सभी जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। कोई परिवार या किसी संघ परिवार के द्वारा संचालित या इस तरह से कुछ नहीं है। तो मेरे समझ में इंडिया गठबंधन तैयार है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, सिंह साहब भी इस बात को महसूस करेंगे कि जब संघर्ष होता है, हम वोट चोरी के खिलाफ बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, हम जो तमाम ऐसे जो जनता के जो हक हैं, जो बिहार को एक तरह से अपराध प्रदेश बना दिया गया है, 70,000 करोड़ का गबन हुआ है, इन सभी मूल्यों पर, इन सभी मुद्दों पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो जो संघर्ष के छोटा सा सवाल पूछूंगा, चूंकि मैं आता हूं आपको, क्योंकि बड़ा समय है, लंबा समय है, एक बार सब लोग अपनी अपनी बात कह लें। सारिका जी बची हुई हैं, सारिका जी कोई मनोज जी, अच्छा इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो दूसरे तरफ बोलिए। अभी इन्होंने कहा कि हमारे में मत है कि नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, तो क्या आदरणीय सुन लीजिए आप अच्छे से, क्या मुकेश साहनी जी को आप अपने सहयोगी के रूप में नहीं देखते हैं? मुकेश साहनी जी का बयान है जिसके बाद से आदरणीय मनोज जी इस चर्चा को लेकर बैठे हैं और देश में चर्चा हो रही है। क्या मुकेश साहनी जी को आप नहीं मान रहे कि वो आपके सहयोगी हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हम पूरी सीट पर लड़ें? आप कह रहे हैं कि हमारे में विरोधाभास नहीं है। ये देखिए, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चूंकि मुकेश साहनी जी के सीटों को एकोमोडेट करना है, इसलिए जितनी पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं, जिनके अपने कुछ डिमांड्स या यूं कहिए जिनके अपने कुछ सीटों की मांग है, उसमें कमी करनी हो, और सब तैयार भी है। और इसलिए तैयार है क्योंकि मुकेश साहनी जी हमारे पार्टी के एक मजबूत साथी हैं, और उनकी बातों को रखना बिल्कुल। मंडल साहब मजबूत साथी तो हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में कुछ संख्या बढ़ गई है। अब ये बढ़ी हुई संख्या थोड़ी चुनौती भी होती है। सारिका जी मेरे साथ मौजूद हैं। सारिका जी, कांग्रेस और सीपीआई एमएल ज्यादा सीटें मांग रही है, आपके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आ गया है, आपके साथ पशुपति पारस भी आ गए हैं, आपके साथ मुकेश साहनी भी आ गए हैं, ये तमाम लोग आ गए हैं। अब सीटें तो उतनी ही हैं, क्या मतलब आपको लगता है कि सब कुछ गुडी गुडी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं परेशानी नहीं आएगी? बिल्कुल मनोज जी, महागठबंधन में सीटें बंटवारे को लेकर के सब कुछ गुडी गुडी ही है और सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही होगा। और मांगने का तो अधिकार हर दल में जो भी घटक दलें हैं उनको होता ही है और मांगना भी चाहिए। लेकिन देखिए, विधानसभा की कुल सीटें जो हैं वो 243 हैं, और जो भी दलें हैं जो हमारे साथ पिछले बार विधानसभा चुनाव भी लड़े, और अभी कुछ नई दलें जो हैं वो जुड़ सकती हैं हमारे साथ, तो निश्चित रूप से सबों का बंटवारा किस आधार पे होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व इस बात को बड़े अच्छे से तय कर लेंगे, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाने वाला है। हमारे विपक्षियों को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, अभी हमारे बीजेपी वाले भाई बोल रहे थे कि कॉमन मिनिमम एजेंडा जो है वो एनडीए में बड़ा अच्छा से काम कर रहा है। भाई, ये कैसा कॉमन मिनिमम एजेंडा है भाई, जिसमें कि इनकी एक दल जो है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिहार बंद पर बुलवाती है, ठीक उसी दिन जदयू ने एक अलग कार्यक्रम रखा, और इनके और एक सहयोगी दल हैं जो अपने आप को, जिन्होंने स्वघोषित राम का स्वघोषित हनुमान अपने आप को
बताते आए हैं। चिराग पासवान जी ने शक्ति प्रदर्शन के तौर पे मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक बड़ी सभा रख दी थी। और अब इन दोनों की आपने देखा कि इन दोनों की तो खैर दो धुर में है ही है, जहां एक तरफ चिराग जी की पार्टी कहते हैं कि वो पूरी सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मांझी जी का भी एक अलग ही राग जो है वो अलापना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब तो मांझी जी भी दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है वो पूरी की पूरे 243 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। भाई बताइए तो कैसा भाई ये कॉमन एजेंडा है? एक ही दल है, एनडीए के सारे ये सब तमाम दलें जो है एक ही एनडीए के ही हिस्सा है, बावजूद इसके सभी की सोच विचार और जो मांगे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। अब देखिए, अब ये लोग कहते हैं कि छोटे भाई बड़े भाई की बड़ी अच्छी समीकरण है और हम लोग सब बढ़िया से कर लेंगे। तो पहले तो तय कर ले, 40 सीट वाले बड़े भाई हैं और 80 सीट वाले छोटे भाई हैं। तो छोटे भाई और बड़े भाई की मजबूरी हमने देखी है। उनकी मजबूरी इतनी बड़ी होती है कि नीतीश जी कभी भी कब कहां चले जाएं, इस डर से, इस भय से वो हमेशा ही अंडर प्रेशर रह करके उन्होंने काम किया है। कहां चले जाएं और क्या कह दें, कब कह दें, क्या संकेत दे दें, नीतीश जी का भरोसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, बक्सर की एक सीट है राजपुर। अभी एक सभा में गए थे नीतीश कुमार, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, जहां पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बैठे थे। तो एसएन सिंह साहब, अभी बंटवारा तो सीटों का हुआ नहीं है, चर्चा ही चल रही है और जब तक बंटवारा नहीं हो जाए बाकायदा उसका ऐलान होता है। लेकिन वहाँ सभा चल रही थी, अचानक से उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट की घोषणा कर दी। अब जब पार्टी के कैंडिडेट की घोषणा कर दी, उन्होंने कहा साहब इसे जिताना, एक पूर्व मंत्री का नाम उन्होंने ले दिया। और जब घोषणा की तो सम्राट चौधरी उनका चेहरा देख रहे थे कि भाई अभी सीटों पर मंथन चल रहा है और आपने घोषणा भी कर दी। तो ये एक परेशानी है जो कभी कभी आ जाती है। नहीं मनोज जी, देखिए अभी हमारी बहन की भी बात का जवाब दे देता हूँ और आपकी भी बात का, दोनों एक ही साथ है। होता क्या है कि राजनीति में एक स्वार्थ का गठबंधन होता है, एक सहयोग का गठबंधन होता है। जो हमारे ये विरोधी पार्टियां ये स्वार्थ के गठबंधन के तहत हैं, खुद ही आपस में तय नहीं कर पा रही, क्योंकि सबका वो जो वोट समीकरण है वो एक ही, हर आदमी को डर है। कांग्रेस को भी लग रहा है कि हमारे वोट को बिहार में चुराए कौन, बीजेपी ने तो चुराया नहीं, जेडीयू ने तो चुराया नहीं, चुराई तो आरजेडी है। तो आरजेडी को भी डर लगता है कि कांग्रेस की अगर सफल एंट्री हो जाएगी तो हमारा वोट खिसक जाएगा। इस नाते मैं उस जाति धर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये स्वार्थ का गठबंधन है। अब देखे होंगे कि एक बड़े नेता कहते हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, तो हमें लगता है राहुल गांधी जी को तकलीफ हो जाता है। और राहुल गांधी जी के पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जवाब ही नहीं दे पाते हैं कि तेजस्वी में ऐसी क्या कमी देखी कि वो घोषणा करने से इतर हो गए। तीसरी बात मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर, चाहे वो 2014 का देखिए, 2019 का देखिए, जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण दम पर बहुमत की सरकार बनाती है तो भी अपने सहयोगियों को सर आंखों पर बैठाकर चलने का कार्य करती है। इस बात की कमी आपको दिखेगी विरोधी पार्टियों में, हमेशा एक दूसरे से भय करते रहते हैं, सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, शाम को कुछ और। इस नाते मैं आपको एग्जाम्पल दिया था कि कुछ ही दिन पहले अभी चुनाव हुआ था, एक कैसा सहयोग था। एक तरफ आप देखिए एनडीए के जितने सहयोगी थे वो संपूर्ण भारत में एकता के भाव से लड़े, लेकिन आपको दसियों एग्जाम्पल मैं दिया कि कोई दिल्ली में लड़ रहा था, पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ रहा था, दिल्ली में एक होकर लड़ रहा था, केरल में नहीं लड़ रहा था, पंजाब में नहीं लड़ा था। ये कैसा सहयोग है कि कश्मीर में आप अलग होकर लड़ेंगे और दिल्ली में एक होकर लड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां जो स्वार्थ वाली होती हैं वो आपस में ही एक दूसरे पर इतना भयक्रांत होती है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करती है कि उनका जो गांठ वाला बंधन है वो गठबंधन में कभी उसका प्रारूप बन नहीं पाता है। जबकि अपने सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय तक, जिस बिहार की चर्चा हो रही है, हम दोबारा आपसे कह रहे हैं कि जब बड़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई थी तब भी बड़े भाई की भूमिका देते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एक सफल सरकार चलाकर बिहार के विकास के लिए कार्य की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो भी सहयोगी होते हैं वो राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्र की समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल अपनी बेल और मेल। सूरज मंडल जी की पार्टी राष्ट्र मतलब क्या आपकी जो पार्टी है सूरज जी, वो राष्ट्र के लिए काम नहीं करती, जैसा कि जिक्र कर रहे हैं। वो बेल मेल का खेल खेल रहे हैं, ये बेल मेल का खेल है मनोज जी। इस नाते हमने कहा अगर बेल मेल का खेल नहीं होता तो आप देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा। आम आदमी पार्टी का गठन ही हुआ था, किसके विरोध में हुआ था?
कांग्रेस के भ्रष्टाचार के, और पहली बार मैं कह रहा हूं, अभी नहीं, पहली बार आम आदमी पार्टी अगर उसका सूरज खिलता है और वो सरकार बनाती है तो किसके साथ मिलकर बनाती है? उसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ। इसीलिए मैं कहता हूं ये जेल बेल मेल के खेल को बिहार मंडल जी जवाब दे दीजिए। जी देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही, मैं बिहार के संदर्भ में सभी बातों को दोहराऊंगा। पहली बात तो ये है कि जो बिहार में अभी जो समीकरण है वो निश्चित तौर से यह दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगले जो चुनाव में अगर उनकी सरकार बनने की नौबत आती है तो नीतीश कुमार कहीं नहीं रहेंगे, ये तय हो चुका है। विजय कुमार सिन्हा जी इस बात, मंडल साहब आपके सारे नेता कह रहे हैं कि किसी भी हालत में सरकार नहीं बन रही है, आप कह रहे हैं कि साहब अगर इनकी सरकार बनने की नौबत आती है तो मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, चुनाव हुआ नहीं अभी। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने जो नेतृत्व की बात कही, नहीं अभी तक मैं आपके सारे नेताओं की सभाओं में सुन रहा हूँ, वो कह रहे कोई संभावना नहीं है, आपने संभावना भी जता दी। नहीं, मैं आपने पूछा ना कि ये नेतृत्व ये बोल रहे हैं कि बेमेल और किस तरह से स्वार्थ का गठबंधन है। मैं इसलिए ये बात दोहरा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ये दिख गया था जब शिंदे साहब ने पैर तक पकड़ लिए थे, लेकिन वहां पर वो जो देवेंद्र फडणवीस साहब बन गया मुख्यमंत्री। तो ये परिस्थिति तो सब कोई जानते हैं कि मूलतः भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को अधिक दिन बर्दाश्त नहीं करती है, उसको निगल जाए। जहाँ तक सवाल है कि इन्होंने कहा कि ये जो राहुल जी ने नहीं घोषणा की, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा ये पूर्णतः सभी लोगों के संज्ञान में है, और 16 दिनों तक जब ये यात्रा होता रहा, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें ये तय था कि इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और बिहार के जो गठबंधन है उसका नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और जो बात ये कह रहे हैं कि कभी क्या, ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा, तेजस्वी जी और राहुल जी के सामने इस बात को कही गई कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, तो क्या राहुल जी ने उसका खंडन किया? ये तो तय है कि ये बोलते हैं, यहाँ बहुत सारी बातें जनतांत्रिक मूल्यों में चलने वाली पार्टियां अक्सर ये अच्छा यार एडी से क्लियर करा दीजिए, लेकिन उस बात को वहां पर ये भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया। और सबसे आप समझ लीजिए कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इसलिए ठीक भी नहीं है कि अभी ये दिख रहा है कल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है और वहां पर बराबर समाचार आ रही है कि भगदड़ मचा हुआ है। नीतीश जी स्वयं वहां पर हो सकता है कि जो एनडीए गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव है इसको जदयू समर्थन नहीं देगी, तो क्या इसका जो प्रभाव है इसके परिणाम स्वरूप बिहार के चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा? निश्चित तौर से सारिका जी पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति आती है तो। सहमत हैं एसएल सिंह जी की बातों पे? नहीं, इनके बात पे भी बता दें, अभी इन्होंने तेजस्वी जी का नाम लिया। हाँ। सारिका जी क्या कहना चाह रहे हैं? बोल दीजिए। कि भाई वो तो जो है राहुल जी की बात होगी, राहुल जी के नेतृत्व में बिहार में यात्रा चल रही थी, अब सारिका जी बताएंगे। हम लोग तो जान रहे थे कि दोनों लोग मिलकर यात्रा कर रहे हैं। नहीं, देखिए बिहार में जो यात्रा चल रही थी वो वोट अधिकार यात्रा थी, और समझ सकते हैं कि वोट अधिकार का यात्रा का मामला जो है वो बिहार की जनता से जुड़ा हुआ था। और एक ही मंच पे आपने देखा होगा कि पहले दिन की अगर मैं तस्वीर आपको दिखलाऊं तो तेजस्वी यादव जी गाड़ी चला रहे थे और राहुल गांधी जी ऊपर गाड़ी पे सवार थे, और भी हमारे घटक दल के नेता जन जो है वो उसमें थे। तो ये तो हमारे बीच लड़ाई ही नहीं कि बिहार में कौन नेतृत्व करेगा। बिहार में हमारी महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के कन्वेयर के रूप में सबों ने एक मत के साथ तेजस्वी यादव जी को आगे किया है, उनके नाम की स्वीकृति बनी है। यहाँ पे मतलब तो गाड़ी चलाने को लेकर सारिका जी ये मान लिया जाए कि गाड़ी चला रहे हैं तो मतलब ये बिहार की गाड़ी चलेगी, यही माने ना? अच्छा, उनकी गाड़ी से कई लोग दब भी गए थे, कुचल भी गए थे। नहीं देखिए, नहीं आपने संकेतों में कहा तो मैं तो संकेत बता रहा हूँ, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए जी। नहीं कोई दबे नहीं थे, और ये अंडरस्टूड बात है। पिछले बार की विधानसभा चुनाव में भी तो तेजस्वी यादव जी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ी गई थी, और इस बार भी जो चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव जी के ही चेहरे पे लड़ा जाएगा, इसमें कोई शक और शंका की बात नहीं है। और रही बात यहाँ हमारे यहाँ कोई बड़ा भाई छोटा भाई वाला हम लोग दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे साथ जो भी घटक दले हैं वो सभी एक मत के साथ, एक विचारधारा के साथ, एक छतरी के नीचे हम खड़े हैं। और हमारी सबसे बड़ी अभी जो सामने हमारे चैलेंज है वो ये है कि हमें अपने लोकतंत्र को और संविधान और साथ ही साथ बिहार के विकास
के लिए क्या उचित कदम होगा, उस कदम के साथ हम सभी लोग कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी देखिए ना, आपको पता ही होगा कि इन्होंने कैसे लोगों को इस्तेमाल किया है, छोड़ा। अभी हमारे बड़े भाई बोल भी रहे थे कि शिवराज सिंह का इस्तेमाल इन्होंने कैसे चुनाव के ठीक समय किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लात मार के उनको हटा दिया। महाराष्ट्र में भी आपको पता होगा शिंदे साहब का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से किया, चुनाव लड़ने के लिए उनका इस्तेमाल किया और फिर उनको बाहर फेंक दिया। वसुंधरा राजे के साथ भी किस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने रखी, ये भी सभी लोग जान रहे हैं। अब देखिए बिहार में अभी ये लोग बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी ही होंगे, नीतीश कुमार जी होंगे, लेकिन मैं आपको कहती हूँ नीतीश कुमार जी को अब मतलब सारिका जी का भी यही कहना है और सूरज मंडल साहब का भी यही कहना है, सिंह साहब, कि इस बार के विधानसभा में आप नीतीश कुमार के चेहरे का सिर्फ इस्तेमाल करने वाले हैं, चुनाव जीतने के बाद आप उनको निकाल बाहर करेंगे। देखिए हम तो नहीं चाह रहे थे कि भाई इन लोगों के चेहरे, इनके कालिख लगे हुए चेहरे को जनता देखे, लेकिन हमारी बहन ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया तो जरूर बताऊंगा कि देखिए चोर भी साथ ही जाते हैं, जब माल लूटते हैं ना शिद्दत से एक ही साथ होते हैं, हर अच्छा बुरा कर्म करने वाला अपने अपने खेमे में एक ही साथ होता है, लेकिन लड़ाई जो है माल के बंटवारे को लेकर हो जाती है। अब देखिए बिहार की जनता बखूबी जान रही है, एक ट्रेंड रिकॉर्ड चल रहा है कि लालू जी के बाद तेजस्वी जी होंगे, तेजस्वी जी के बाद उनके परिवार का ही कोई होगा, मतलब दूसरा कोई नहीं हो सकता। इससे बिहार की जनता आपके साथ नहीं जुड़ रही है। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हुए कहती हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आप सोचिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। देखिए मैं तो आप एक एक चीजों को बताऊंगा, तर्क सहित बताऊंगा। वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान पर भी जवाब दे दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं तो जवाब दे रहा हूं। कहीं से भी कोई जिस दिन आवाज उठेगी, आदरणीय मनोज जी मुझे जरूर बुलाइएगा और बताइएगा कि आप तो कह रहे थे कि नहीं बहुत ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक नहीं। मैं गारंटी के तौर पे कह रहा हूं कि पुनः एनडीए की ही बिहार में सरकार बनेगी। पैतृक सत्ता हस्तांतरण बिहार की जनता नहीं स्वीकारेगी। इन्होंने कहा मना कर रही है, सारिका जी मना कर रही है, क्यों मना कर रही है बता दीजिए इनको। नहीं तो क्यों मना कर रही हैं? इसलिए मना कर रही है कि उनको विश्वास है, वो उसी पुरातन में अभी जी रही हैं। और नेता अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां की जनता उनको दौड़ा दौड़ा के भगाना शुरू कर दी है। नहीं जनता 20 साल पहले आपको भगा चुकी है सारिका जी। सारिका जी जनता ने आपको 20 साल पहले भगाया, और जनता से बढ़िया मनोज जी मूल्यांकन कोई नहीं करता है। डिबेट पर बैठ के हम अपना पक्ष कहेंगे, आप अपना पक्ष कहेंगे, लेकिन जनता से बेहतर कोई मूल्यांकन नहीं करता। और जनता का मूल्यांकन ही बार बार ये बता रहा है, जो रिजल्ट आता है वो बता रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में चाहिए, पुनः नीतीश कुमार ही बिहार में चाहिए, विकास की बहार ही बिहार में चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि ये पैतृक सत्ता वाले क्या करते हैं। और रही बात एक आरोप लगाने का, तो जरूर मनोज जी कहिएगा, बीच में चूंकि ये बोलने लगी थी। आप देखे होंगे कि भैया सारी पार्टियां एक तरह से कांग्रेस से निकली हुई हैं। टीएमसी भी कांग्रेस को धूर्त बता कर निकली कि बेईमान पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, लेकिन आवश्यकता पड़ता है तो एक हो जाती है। और महाराष्ट्र में तो जो सबसे विरोधी इनकी पार्टी थी वो भी इनके साथ सहयोगी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में जो ये भ्रष्टाचारियों का खेल चल रहा है, इसलिए मैंने मनोज जी कहा था ये बेल मेल खेल को बिहार की जनता समझ गई है। बिहार की जनता को न पैतृक सत्ता से मतलब है, न बेल मेल खेल से मतलब है। बिहार की जनता को विकास से मतलब है, जो एनडीए की सरकार दे रही है। और गारंटी के तौर पे कह रहा हूं कि एनडीए में न कोई मतभेद था, न कोई मतभेद है, न आगे कोई मतभेद रहेगा। अगर मतभेद कहीं है तो एहसन सिंह साहब, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि मतलब 20 साल हो गए, देश के मन में मोदी हैं, तमाम जगह जहां पर जीतने की संभावना नहीं थी आप लोगों ने वहां का भी मिथ तोड़ दिया। उड़ीसा जैसे राज्य हमारे सामने हैं, अभी हाल ही में हमने महाराष्ट्र की तस्वीर को देखा है। लेकिन क्या कारण है कि बिहार में आप जेडीयू के पिछलग्गू बने हुए हैं और जेडीयू के फ्रंट फुट पर आकर क्यों नहीं खेल पाए? मुख्यमंत्री का चेहरा आप अब तक क्यों नहीं बता पाए? नहीं देखिए, कोई किसी का पिछलग्गू नहीं होता है, सहयोगी। मैंने कहा स्वार्थ और सहयोगी में यही अंतर होता है। सहयोगी हमेशा एक साथ जब बैठता है तो एक दूसरे की सहयोग की बात करता है। स्वार्थी व्यक्ति जो होता है, जैसे हमारे विरोधी खेमे के लोग हैं, वो स्वार्थी हैं, उनको डर लग रहा है कि हमारा लूट जाएगा, हमारा छूट जाएगा। रही बात आपने कहा कि संपूर्ण भारत में आज 21 राज्यों में सहयोगियों के साथ या अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक राजनीति की है, आज उनका सूरज इसी नाते अस्त हो गया है।
क्योंकि वो धरातल पर काम नहीं करते हैं, केवल कुछ प्रवक्ताओं को चैनल में भेज देंगे। क्योंकि राजनीति के 4 स्तंभ होते हैं, नेता, नीति, कार्यकर्ता और कार्यक्रम। जब आपका नेता स्पष्ट नहीं रहेगा, जब आपके नेता का बयान स्पष्ट नहीं रहेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है, विदेशों में जाके कहेगा भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, जब उसको बेल नहीं मिलेगी तो कहेगा सुप्रीम कोर्ट ही बिक गया है, जब वो देश के संवैधानिक लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में जिन बातों का जिक्र किया महागठबंधन ने, उनके नेताओं ने, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अच्छी बात कि आप 12वें नंबर के तौर पर आधार को शामिल कीजिए। अच्छी बात है मनोज जी, हम तो कह रहे हैं कि सभी संवैधानिक संस्थाओं का स्वागत होना चाहिए, लेकिन मैं कोट करूंगा, पी चिदम्बरम साहब और मनीष तिवारी जी इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उन लोगों ने ही कहा था, संसद में खड़ा होकर कहा था कि देश की नागरिकता का आधार नहीं है, इस नाते कहा जा रहा था। दूसरी बात, आपके जिम्मेदार ये तो कोर्ट ने मान लिया कि भाई नागरिकता का आधार नहीं रहेगा, लेकिन वोट देने का तो अधिकार आप उसे रखो, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया था। आपने बहुत इस पर आपकी पार्टी ने भी सफाई दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना। पार्टी ने कभी ऐसी चीजों पर सफाई नहीं दिया। पार्टी ने कहा कि झूठ सही नहीं हो सकता, सही झूठ नहीं हो सकता। अगर राहुल गांधी जी महाराष्ट्र चुनाव के बाद कह रहे हैं बोगस वोटिंग हो रही है, कहीं फर्जी वोटिंग है, तो अगर कोई चीज चेक हो जा रहा है तो आप कह रहे नहीं चेक नहीं होना चाहिए, वही होना चाहिए जो नहीं है। आप बताइए मनोज जी, किसी भी व्यक्ति को हम टाइम फ्रेम देते कि 1 महीने में बताइए कि जिसका वैधानिक अधिकार है वोट देने का, अगर उसका नाम कटा हो तो हम जोड़ दे रहे हैं, वो आप बता नहीं पा रहे। लेकिन जो व्यक्ति जो 2 जगह आप देखे होंगे, कांग्रेस के एक बड़े नेता का दिल्ली में ही 2 जगह वोट है, कांग्रेस बता ही नहीं पा रही है। आरजेडी के बड़े नेता का 2 जगह वोट है, बता ही नहीं पा रही है। क्यों आप गलत कार्य करना चाहते, क्यों गलत का समर्थन करना चाहते? जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो वोटर है ही नहीं, वो क्यों वोट देगा? तीसरी बात मैं कहूंगा, भाई लालू जी की पार्टी का और कांग्रेस की पार्टी का वैसे भी लोकतंत्र से बड़ा भारी दुश्मनी है। लालू जी ने आनेर ये बयान जारी किया था कि यहाँ चुनाव है, क्या करेगा, यहाँ तो लालू और आलू दोनों बिहार में, तो बिहार में दूसरे की क्या हो सकता है। और कांग्रेस ने, आदरणीय मनोज जी, जब चुनावी हार गई इस लूट के नाते, इंदिरा गांधी जी 4 बार देश में लूट हुआ था मनोज जी। पहला लूट जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 बनाम 1 से कर दिया, 1 वोट पाए और 13 वाले को हरा दिए। दूसरा लूट जो है, इंदिरा गांधी जब घोषित चोर घोषित हुई तो देश में इमरजेंसी लगा दी। और तीसरा चोर सोनी राजीव गांधी जी, भाई जब सोनिया जी अभी देश की नागरिक ही नहीं हुई थी तो वोटर कार्ड बन गया। और चौथा चोर जो है वो राहुल जी, कि भाई राहुल जी सही को गलत और गलत कितना लूट का किना है, और ऐसा लूट इस बात को उसका कोई पराकाष्ठा नहीं है, एक बड़ी चोर है और वो सबके ऊपर ऐसे ही आरोप लगाती है, क्योंकि आप बोलते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। कांग्रेस का नेचर कुछ कह रहे हैं, मंडल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? नहीं, मैं हमारी बात तो आने दीजिए। मंडल जी के एक लगातार बोले जा रहे हैं, तो मंडल जी बता ही नहीं पा रहे कि 4 चोर कौन है। बोलने तो दीजिए, आप जवाब बाद में दीजिएगा, बोलिए। सुन लीजिए। आपने बोलिए। पहली बात इन्होंने कही कि सभी पार्टी कांग्रेस से आया। मैं आपको बता दूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों में 100 से अधिक पुराने कांग्रेस के सांसद हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा भ्रष्टाचार, जितने बड़े भ्रष्टाचारी है, हेमंत बिस्वा जो है वह असम में, सब इनके पार्टी में जाते ही धुल के और अचानक दुखती रख पे हाथ क्यों रख रहे हैं आप? मैंने तो अभी आप दुखती रख पे हाथ रखे। आप देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम बताएंगे, फिर वो अजीत पवार का नाम बताएंगे। आम आदमी पार्टी का मनोज जी हमने नाम लिया कि भाई राजनीति का आरोप प्रत्यारोप अलग बात है। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के विरोध में जन्मी थी और उन्हीं के गोल में चले गए। भाई आप अपने पे सफाई देंगे, आप अपने पे सफाई देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बताने का कार्य करेंगे कि सही आप जो है चोर को अपने साथ रखे थे, हाँ या ना? भाई जब तक वो आपकी पार्टी में थे, चोर थे कि नहीं थे? आप कह दीजिए कि हमारी पार्टी में थे, चोर थे। और सारिका जी की पार्टी के लोग ठीक है, क्योंकि सारिका जी की जो पार्टी है, जो 20 साल पहले सत्ता में थी, इस विधानसभा चुनाव में एनडीए के हर मंच से, बीजेपी के हर मंच से 20 साल बाद भी पुराने जंगलराज की बात आप कर रहे हैं। नहीं, अभी आप एक चीज और सुन लीजिए सर। हाँ। ये पुरानी बात तो कह ही रहे हैं, अभी जो ये बात की है कि वो कार्यकर्ता और क्या क्या गिना, कार्यालय भूल गए। सभी जिलों में बीजेपी के आलीशान कार्यालय बने, पैसे कहां से आए? स्कूल को डिमोलिश किया जा रहा है, स्कूलों को खत्म किया जा रहा है,
बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इनके कार्य अच्छा मनोज बन जी, गए। पैसे पे इलेक्ट्रल अधिकार केवल बॉन्ड में कांग्रेस जो का रहेगा क्या? करोड़ों अरबों जो मतलब रुपया- देश पे भी देखिए अधिकार कितनी कांग्रेस का कितनी है, शालीनता से कितनी शालीनता से एहसन सिंह कह रहे हैं कि क्या आप ही का अधिकार है पैसे का, नहीं, पैसे के ऊपर हमारा भी तो पैसे के ऊपर अधिकार है, इतने साल से हम सत्ता में बैठे हुए हैं। सुनिए, जो मेहनत नहीं, करेगा बिहार वो में जनता का CA वोट भी बिहार में पाएगा, वो CAG विकास की भी रिपोर्ट करेगा। है लेकिन कि अगर 70,000 कोई सत्ता करोड़ सुख का वाली गबन हुआ। पार्टियां, पैतृक उसका संपत्ति जवाब वाली कौन देगा? पार्टियां, उसका जवाब सत्ता सिंह को साहब पैतृक दे रूप में दे। हस्तांतरित करने कितना वाली ये पार्टियां अगर इन्होंने दूसरे पैसे का पार्टी से गबन इस किया। नाते जलन करेंगी तो मनोज जी सारिका जी, बताइए ना, सारिका मनोज जी, जी। एक चीज आप जरूर बताइए, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सरकार चलाई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो जहां से आप आते हैं मनोज जी, चाहे वो गुजरात हो, उन्होंने विश्वास दिखाया कि देखिए हमने विकास के अरे भाई, महिला शक्ति का भी सम्मान कर लेते हैं, किया उन्होंने, महिला शक्ति का भी सम्मान कर लेते हैं। सारिका जी अगर इसी तरह विकास के कार्य करें। सारिका जी अगर शालीनता से बैठी है तो मुझे लगता है उनको हमको मौका देना चाहिए। सारिका जी, 20 साल के आसपास का समय हो गया, थोड़ा सा समय निकाल दिया जाए, बहुत छोटा सा समय अगर निकाल दिया जाए तो जब आपकी और नीतीश कुमार जी की सरकार आई थी, 20 साल के कार्यकाल के पहले का जिक्र अभी भी एनडीए के मंच से, बीजेपी के मंच से किया जा रहा है कि जंगल राज था, ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य था, ना लॉ एंड ऑर्डर था, और अभी भी उसको लेकर जनता में भरोसे के तौर पर इन बातों को कहा जाता है। और बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जनता उसे मान भी लेती है। नहीं, मानते नहीं। सारिका जी, नहीं, मानती, देखिए, अगर नहीं मानती होती तो 20 साल से बाहर बैठे होते। जनता अगर मानती, नहीं, वो तो हमारे वोट चोरी है इनका, दिख रहा 20 साल से जनता, अरे देखिए अपने जनता सहयोगी अगर को तो मानती बोलने दीजिए, तो मतलब सहयोगी का भी चोरी कर लेंगे। 12,000 मनोज जी, सहयोगी इसीलिए डर रहे हैं कि ये चोरी कर लेंगे, चोर लोग हैं। भाई सहयोगी को तो बोलने दीजिए कि वोट चोरी कौन करता है। अरे अभी बताएंगे सारिका जी बोलने कि दीजिए, कांग्रेस करता कैसे है। कैसे चोरी की। हम तो बोलने दे ही रहे हैं, आपको सारिका किसी जी को नहीं देखिए, बोलते। अब क्या मुझे अपने अधिकार को मांगने के लिए चिल्लाना पड़ेगा? नहीं ना, इसलिए आप लोगों से विनती है कि मुझे भी 2 मिनट दे दे ताकि मैं अपनी बातों को रख दे। देखिए, अभी हमारे भाई भाजपा वाले बोल रहे थे, नेता, नियत, कार्यकर्ता और कार्यक्रम, इन चारों चीजों का इन्होंने जिक्र किया। नोट कर लिया आपने, तो लग मैं इनको रहा है। बता दूं कि हमारे पास नेता में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी के पीछे पिछले दफा में मोदी जी ने 35-35, 40-40 हेलीकॉप्टर उतार दिया था एक नवयुवक के पीछे। तो हमारे नेता का क्या खौफ और क्या डर है मोदी जी के 56 इंच के सीने में, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा। तो नेता हमारे पास ऑलरेडी एक स्थापित नेता है। और रही बात नियत की, तो तेजस्वी यादव जी की नियत अपने बिहार वासियों के लिए इतनी अच्छी है कि उन्होंने महज 17 महीने के शासन काल में वो कर दिखाया जो 20 साल के शासन काल में एनडीए नहीं कर पाई। तो ये नियत की बात है। अब कार्यकर्ता की बात करें हम, तो वोट अधिकार यात्रा से पहले भी आपने देखा हो कि जन संवाद यात्रा निकाला था तेजस्वी यादव जी ने, और पूरे बिहार में उन्होंने भ्रमण किया था। और जो भीड़, जो हुजूम कार्यकर्ताओं की थी, वो भी मुझे लगता है कि भाजपाइयों की नींद हराम करने के लिए काफी थी। अब कार्यक्रम की बात हम लोग करें, इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने प्रवक्ताओं को रखा है, बस चैनलों में भेज देते हैं डिबेट के लिए। तो चलिए, हमारे तो डिबेट करने वाले प्रवक्ताओं से भी आज भारतीय जनता पार्टी डरती है, और इसीलिए हमारे पास तो नेता भी है, नियत भी है, कार्यकर्ता भी और कार्यक्रम भी है। और आज बिहार की जनता को अगर किस पे भरोसा है तो हमारे ऊपर भरोसा है। और यही कारण है कि मोदी जी जब आते हैं, अमित शाह जी जब आते हैं, तो कुर्सियां खाली हो जाती है। और हमारे नेता जब जनसंपर्क करने के लिए जनता के बीच में होते हैं, तो वो प्यार, समर्थन जो मिलता है, वो निश्चित रूप से मोदी जी को इतना घबराहट में ला देता है कि वो अपनी दिवंगत माता को भी राजनीतिक पटलों पे ला करके भुजाना शुरू कर देते हैं। तो हमें तो प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, और प्रमाण तो बिहार की जनता देगी आपको। और आपके 20 सालों का कार्यकलाप, आपके पास एक ऐसी उपलब्धि नहीं है कि बिहार की जनता के समक्ष लेके आप जाए और उन मुद्दों पे आप वोट जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छी बात सारिका जी, जवाब सुन लेते हैं। और मुझे लगता है कि मनोज जी, सारिका जी ने सारी बातें खुद कर दी। जवाब मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारिका जी, मैं आपके बात से इतर नहीं जाऊंगा, अगर गया तो आप बीच में बोल देंगी। सारिका जी ने बड़ी अच्छी बात कही।
सारिका जी ने कही मेरे पास नेता है, मेरा नेता है, मतलब बिहार का नेता नहीं। अगर बिहार का नेता होता तो बिहार की जनता बात मान जाती। सारिका जी ने स्वयं कहा कि मोदी जी भय करते हैं, मोदी जी डरते हैं, सब लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि बिहार में आपने जंगल राज को कायम कर रखा। लोगों ने देखा कि जातियों में बांट के, धर्म संप्रदाय में बांट के किस तरह लूट चूट की कार्य करने का कार्य किया। समय कम है सारिका जी, कुछ कहना तो बोल दीजिए। अगर नीतियां आपकी अस्पष्ट होती, अब मैं तो कहा कि अगर आप बोलने ही नहीं दे पा रही, आप सच्चाई को सुन नहीं पा रही, तो आपके सुनने से नहीं होगा। सारिका जी, बिहार की जनता ये जान रही है कि लोग खौफ खा रहे हैं। इतना बढ़िया सारिका जी ने आज विश्लेषण किया कि आज बिहार की जनता आरजेडी से खौफ खा रही है, नीतीश जी खौफ खा रहे हैं। आपने कहा कि मोदी जी ने क्या किया है भाई, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, गरीबों की दवा की योजना, आज चमचमाती सड़कें, सारा मोदी जी के प्रयास से, नीतीश जी के प्रयास से हुआ। अरे भैया, मैं तो कहा कि आप बोलने दीजिए, मैं लगातार आपके बीच में बोल सकता हूँ। सारिका जी कोई सुनेगा नहीं। अगर मैं लगातार बोलने लगूंगा सारिका जी, तो कोई आपकी बात को सुनेगा नहीं। अगर स्पष्टता से आपकी नीतियां स्पष्ट होती तो आप बताते कि भाई जो भी निकलेगा, आप देखिए मध्य प्रदेश में कोई नेता हो जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कोई, राजस्थान में कोई। ये पारिवारिक नेता नहीं होते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि के नाते नेता नहीं होते, जो मेहनत करता होता है। इसलिए आपने कहा मेरा नेता, मतलब आपके नेता हो सकते हैं, बिहार के नेता नहीं है, बिहार के नेता नहीं है। अगर बिहार